हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। होप आपने सारी पिछले दो लेक्चर आपने देखे होंगे, उनके अंदर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप सभी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी सीरीज के अंदर थर्ड लेक्चर में देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई। रेगुलेटिंग एक्ट अभी तक क्या चल रहा था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कौन कौन से पढ़े हमने? रेगुलेटिंग एक्ट हमने 1773 का पढ़ा, फिर 1833 तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट सभी पढ़ लिए। अब क्या होने वाला है? अब सबसे इंपॉर्टेंट हैपनिंग होगी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रांति होने वाली है, मतलब रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट होने वाला है। फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस होगा। फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस मतलब 1857। 1857 के बाद में इस मेजर घटना के कारण क्या होगा? हमारी पॉलिटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। पॉलिटी के अंदर चेंजेस से मेरा मतलब क्या है कि 1857 से पहले जितने भी एक्ट थे वो सब एक्ट बनाए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, किसको रेगुलेट करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए। उसके अंदर कॉमन ट्रेंड्स क्या थे? कॉमन ट्रेंड्स ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट में धीरे धीरे सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक आ गया था। मतलब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट जो हुआ था 1773 के अंदर, वो पीक के ऊपर पहुंच गया 1833 तक। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब हाईएस्ट पावर धीरे धीरे एक ही आदमी के हैंड में आने लग गई। पहले गवर्नर्स के पास हुआ करती थी, बंगाल के अलग गवर्नर हुआ करते, बॉम्बे का अलग गवर्नर और मद्रास के अलग गवर्नर होते थे। लेकिन इन सब के ऊपर एक सुप्रीम अथॉरिटी बना दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमने देख लिया था 1833 तक आते आते। तो इसके अंदर ट्रेंड्स के देख लेते हैं हम। सबसे पहले ट्रेंड्स लिखते हैं। ट्रेंड्स के अंदर एक ट्रेंड क्या था? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। दूसरा ट्रेंड क्या था? इंडियंस का कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं था। अभी तक का हम देखेंगे कि इंडियंस का कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं था। कोई भी पार्ट, ना लेजिस्लेचर के अंदर पार्टिसिपेशन था इंडियंस का, ना एग्जीक्यूटिव के अंदर पार्टिसिपेशन था। फिर होता है 1857 की वॉर। 1857 की वॉर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, प्लस पॉलिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था कि क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। क्राउन रूल। क्राउन रूल से मतलब क्या है? अब डायरेक्ट अथॉरिटी, डायरेक्ट इंटरवेंशन किसका होने लग गया? ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन इंडिया की गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर होने लग गया। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैपनिंग क्या हुई 1857 के बाद? क्राउन रूल। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या देखने को मिलेगा अपने को? 1935 तक के अब जितने भी एक्ट आएंगे, जितने भी एक्ट जो बनेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बनाएगी, उसके अंदर एक टेंडेंसी आपको कॉमन मिलेगी। वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ था, अब क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरी मेजर हैपनिंग अपने को क्या देखने को मिलेगी? सेकंड मेजर हैपनिंग हमें देखने को जो मिलेगी वो होगी कि डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ अब 1857 की क्रांति जैसी क्रांति दोबारा नहीं हो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा इंडिपेंडेंस का वॉर दोबारा नहीं हो, इसलिए ब्रिटिशर्स इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ाने लग जाएंगे। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर भी इंडियंस को पार्टिसिपेशन देने लग जाएंगे, प्लस लेजिस्लेचर के अंदर भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, प्लस जितनी भी डिस्कशन डिबेट सब स्टार्ट होने लग जाएंगे। किसके ऊपर? बजट के ऊपर डिस्कशन होने लग जाएंगे। काउंसिल के अंदर लेजिस्लेचर बनाने के लिए लोग डिबेट करने लग जाएंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं ब्रिटिशर्स? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि 1857 जैसी हैपनिंग दोबारा नहीं हो, इसलिए थोड़ा बहुत इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दे दें, ताकि इंडियंस के अंदर जो लीडर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं थोड़े, ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं हो। तो अब क्या होगा? एक कॉमन ट्रेंड अपने को क्या देखने को मिलेगा? सबसे कॉमन ट्रेंड जो देखने को मिलेगा वो होगा पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। इंडियंस का पार्टिसिपेशन आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी मिलेगा, लेजिस्लेचर के अंदर भी मिलेगा, और इनका रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने क्या देखा? 1857 के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हैपनिंग होगी क्राउन रूल आएगा।
क्राउन रूल डायरेक्ट रेगुलेट करने लग जाएगा इंडिया के अंदर जितने भी ब्रिटिश अफेयर होंगे। दूसरा क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, पहले उन्होंने मद्रास की, बॉम्बे की, बंगाल की सारी अथॉरिटी एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी थी। अब क्या होगा, ये डिसेंट्रलाइजेशन, लेजिस्लेटिव पावर बंगाल को अलग दे देंगे, मद्रास को अलग दे देंगे, बॉम्बे को अलग दे देंगे, प्लस उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी अलग से काम। तो मतलब जो पावर कंसंट्रेट होगी वो सारी डिसेंट्रलाइज होगी। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट 1858 के बाद में कौन कौन से एक्ट आएंगे वो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम एक्ट देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्राउन रूल 1858 से 1947। 1858 के अंदर जो क्राउन रूल शुरू होगा वो 1947 के एक्ट तक चलेगा, एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस तक चलेगा। इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले एक्ट कौन सा लेके आई, क्राउन एक्ट, क्राउन रूल के अंदर 1858 का एक्ट। 1858 के अंदर एक्ट के अंदर आप गैस करो क्या हुआ होगा। मैंने आपको बताया एक ट्रेंड, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और क्राउन अपने पास हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो जाएगी, क्राउन का डायरेक्ट रूल होने लग जाएगा। यही अपने नोट्स के अंदर है। क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, उससे क्या होगा, इसको सिपोही म्यूटिनी भी बोलते हैं। एक्ट फॉर, अब 1858 के एक्ट का दूसरा नाम क्या है, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, पहले वाली बैड गवर्नेंस थी, जो भी चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब क्राउन रूल क्या बोल रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्या, ये कभी कभी पूछ लेता है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने अबोलिश कर दिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इस एक्ट का दूसरा नाम भी है। 1858 का एक्ट आ गया और क्राउन रूल ने क्राउन डायरेक्ट रूल करने लग गया इंडिया के ऊपर। टेरिटरीज, सारी टेरिटरीज किसके नाम पे होगी, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे। इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है एक्ट ऑन 1858 के अंदर, जो आपके प्री और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा, क्राउन रूल आया। क्राउन रूल आया तो क्राउन अपना डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर अपॉइंट करेंगे। क्राउन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अपने आदमी को यहाँ पे बैठाएंगे। उस पोस्ट का अब नाम क्या होगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब उससे भी एक हायर पोस्ट बना दी। क्या बनाई, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। वॉइस रॉय, यदि वर्ड को अपन अलग अलग करें, वॉइस प्लस रॉय, वॉइस मतलब वॉइस रॉय, वॉइस, वॉइस मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल क्राउन, रॉयल रॉय मतलब रॉयल, रॉयल क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर होगा। उसका नाम क्या होगा, डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक वॉइस रॉय ऑफ इंडिया पोस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है, अब डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, दूसरा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था। तो इसका आंसर है, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया क्या था, लॉर्ड कैनिंग। ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो हमने देखा 1858 के एक्ट के अंदर क्या आया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था, जो हमने पहले देखा था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या था, डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा था। तो इस एक्ट ने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को हटा दिया। इट अबॉलिश एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हमने देखा था पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्यों आए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए थे कॉमर्शियल अफेयर को रेगुलेट करने के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करने के लिए। अब इन दोनों पोस्ट को अबॉलिश कर दिया, अब एक पोस्ट क्रिएट कर दी, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब आप देखते हैं, ए न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया इन्होंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दी। अब देखते हैं ये कौन है, ये क्या है, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट करने लग गया, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने लगे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ही रेगुलेट करेंगे। अब क्या होगा, अब इन्होंने एक पोस्ट क्रिएट कर दी यूके के अंदर, मतलब इंग्लैंड के अंदर, जहां पे क्या कैबिनेट का उनका कोई एक मिनिस्टर होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का, वो मिनिस्टर हेड होगा किस चीज का, इंडिया से रिलेटेड जितने भी अफेयर होंगे वो सब उस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे। और उस मिनिस्ट्री को क्या दे दी, इसको पोस्ट क्या क्रिएट करी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये डायरेक्टली अकाउंटेबल किसके लिए होगा, उत्तरदायी किसके लिए होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। मतलब ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है
भाई रेवेन्यू कितना आया, मिलिट्री के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन क्या कर रहे हो, इंडिया के अंदर अफेयर्स कैसे चल, तो वो किससे पूछेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि ब्रिटेन में होगा। यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ब्रिटेन में जो ऑफिस खुलेगा उसका क्या नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्लीट अथॉरिटी इसके पास होगी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और ये वहां पे डे टू डे रिपोर्ट किसको करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। ये वहां के कैबिनेट का मिनिस्टर होगा। फॉर एग्जांपल आज की डेट के अंदर जैसे एजुकेशन के लिए अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर ऑल ओवर इंडिया के अंदर एजुकेशन के अंदर क्या हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबल होता है गवर्नमेंट में। इंडिया के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो तो आप किससे क्वेश्चन पूछेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से। इसी तरह इन्होंने इंडियन अफेयर से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो पोस्ट का नाम कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये कहां पे बैठेगा, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, रेस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा और अल्टीमेटली किसके लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमने तीन चीजें देख ली। सबसे पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन होगा, कैनिन। दूसरा हमने क्या देखा, अबोलिश कर दिया ड्यूल गवर्नमेंट जो सिस्टम चली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, अब ये नहीं, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा। तीसरा हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट क्रिएट कर दी, कहां पे, ब्रिटेन के अंदर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट का मिनिस्टर होगा और डायरेक्टली अकाउंटेबल, उत्तरदायी किसके लिए होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड इंडिया में क्या चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आदमी उसका आंसर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इट स्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल, इसने 15 मेंबर की एक काउंसिल स्टेब्लिश कर दी। 15 मेंबर काउंसिल, अब ये काउंसिल क्या करेगी, कौन है काउंसिल के मेंबर, सबसे पहले हम देखते हैं क्या होगा। 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये क्या है, इन्होंने अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो आपने एक पोस्ट क्रिएट कर दी, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कितना बड़ा आपने डिपार्टमेंट दे दिया, पूरा डिपार्टमेंट क्या है, पूरे इंडियन अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आंसरेबल होगा। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए 15 मेंबर का इन्होंने काउंसिल दी, जो डे टू डे कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन करनी है तो एक काउंसिल का मेंबर होगा, आर्मी से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन करनी है दूसरा मेंबर होगा। इस तरीके से 15 मेंबर होंगे जो किसको असिस्ट करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह लेनी है, 15 मेंबर होंगे ये सारे, और इसका चेयरमैन कौन होगा, अब चेयरमैन किसको असिस्ट करने के लिए बनाई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, तो चेयरमैन इसका कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, अब आगे क्या होने वाला, नेक्स्ट प्रोविजन इसका क्या है, अब इन्होंने बता रहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो है ये काम क्या करेगी, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुड इन इंडिया एंड द इंग्लैंड। अब ये हर चीज के लिए आंसरेबल है, इसको सू किया जा सकता है, कोई भी कोर्ट के अंदर पूछा जा सकता है कि आपने क्या किया, तो इंडिया के अंदर भी पूछ सकते हैं और ब्रिटेन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट, अब ओवरऑल हुआ क्या, 1858 के अंदर हमने देखा कि इन्होंने एक सिस्टम डेवलप करना शुरू किया, सिस्टम के अंदर हाईएस्ट पोस्ट क्रिएट कर दी, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वॉइस रॉय कौन है, ये आपके प्रीलिम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इन्होंने किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल हो गई, ये इसके अंदर हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, क्राउन रूल इंडिया के अंदर स्टेब्लिश हो गया। ये 5 पॉइंट है इस एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं है इस एक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट एक्ट देखते हैं हम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। मैंने आपको कहा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इससे पहले मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, 1857 की जो क्रांति हुई, जो रिवोल्ट हुआ, जो सिपाही म्यूटिनी हुई, उसके अंदर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, छोटे छोटे प्रोविंसेस को उनको पावर मिलने लग जाएगी, प्लस इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ेगा। अब 1861 के एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में क्या, सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स को लगने लग गया यदि इंडियंस का कोऑपरेशन, यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे लेजिस्लेचर के अंदर या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, तो ऐसा रिवोल्ट दोबारा भी हो सकता है। और रिवोल्ट का मतलब ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू का लॉस, ह्यूमन का रिसोर्स, प्लस जो जितनी भी सिस्टम है उसको डिस्टेबलाइज भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्ट हो जाए। इसलिए ब्रिटिशर्स ऐसा रिवोल्ट बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी रिफॉर्म लाने स्टार्ट कर दिए।
अब ये कह रहे हैं इंडियंस का कोऑपरेशन लेंगे हम किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, 3 एक्ट वर इनेक्टेड, कौन कौन से एक्ट आएंगे, 1861 का एक्ट आएगा, 1892 का एक्ट आएगा और 1909 का, 1861, 1892, 1909 के 3 एक्ट आएंगे। अब इनके अंदर ये ट्रेंड आपको जर्नली देखने को मिलेगा। 1861 के एक्ट के अंदर क्या है, 1861 के एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक ट्रेंड बताया, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। तो इन्होंने क्या किया, इट मेड बिगनिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। क्या, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोगों का रिप्रेजेंटेशन बनेगा, प्लस एसोसिएट करने लगे द इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, इंडियंस को लॉ बनाने की प्रोसेस के अंदर लोगों को एसोसिएट करने लग गए। ठीक है, अब ये क्या हुआ था, इट प्रोवाइडेड एट द, इट प्रोवाइडेड, अब इसके अंदर वॉइस रॉय की जो काउंसिल होगी, इट प्रोवाइडेड वॉइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एक्सपेंडेड काउंसिल। अब वॉइस रॉय की एक काउंसिल होगी, काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर और ऑफिशियल मेंबर का मतलब क्या होता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब इंडियंस, और ऑफिशियल मेंबर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑथराइज करके लोगों को भेजा है, अपॉइंटमेंट लेटर देके जो भेजा है वो ऑफिशियल मेंबर होंगे, और नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस का एसोसिएशन, इंडियंस कितने हैं। तो इन्होंने कहा कि वॉइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज एन नॉन ऑफिशियल मेंबर, वॉइस रॉय नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को किसके अंदर, अपनी काउंसिल के अंदर। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे वॉइस रॉय थे, द वॉइस रॉय नॉमिनेट थे 3 इंडियंस, सबसे पहले जो 3 इंडियंस जो एसोसिएट होंगे वॉइस रॉय की काउंसिल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का प्रीलिम्स हो चाहे यूपीएससी का हो, कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या, 3 कौन आदमी थे जिनको इंडियंस टू द हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, द वॉइस रॉय की लॉ बनाने वाली काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर 3 इंडियंस एसोसिएट है। कौन इंडियंस होंगे, राजा ऑफ बनारस, बनारस के जो राजा थे उस टाइम पे, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये 3 आदमी एसोसिएट होंगे वॉइस रॉय की काउंसिल के अंदर ताकि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हुआ, इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ गया, ये पहला हमने देख लिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगी लोकल लेवल पे। तो इन्होंने क्या किया, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर नीचे वाली अथॉरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए, बाय द रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास। मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर पहले ले ली थी इन्होंने, जो लॉ बनाने की पावर पहले सेंटर ने ले ली थी, अब उनको दोबारा लॉ बनाने की पावर दे दी कि आप मद्रास के लोग, मद्रास के अंदर लॉ बनाने की पावर भी आ गई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों के पास लॉ बनाने की पावर आ गई। तो डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हो गया। पहले लॉ कौन बनाते थे, सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब लॉ कौन बनाएंगे, जो गवर्नर्स होंगे स्टेट के अंदर, वो उस स्टेट से रिलेटेड कोई भी अफेयर हो उनके लिए लॉ बनाएंगे। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन, लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास। जैसे आज की डेट के अंदर राजस्थान के लिए लॉ कौन बनाता है, राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र के लिए लॉ कौन बनाता है, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार के लिए लॉ कौन बनाता है, बिहार की लेजिस्लेटिव। इसी तरह उस टाइम पे मद्रास और बॉम्बे ने अपने लॉ बनाने शुरू कर दिए, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो कि इस किसका रिवर्स है, 1858 से पहले सेंट्रलाइजेशन था, अब डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये एक पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, लेजिस्लेचर को डिवोल्यूशन करने लगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट इन इंटरनल ऑटोनॉमी कब, 1935 के एक्ट के अंदर मिलेगी। इन्होंने सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या रेगुलेट करने लगे, सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। फिर 1858 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन आएंगे और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन 1935 के एक्ट के अंदर आपको स्टेट को कंप्लीट ऑटोनॉमी दे देंगे। ठीक, अब अगला क्या है, इट आल्सो प्रोवाइडेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले तो थी, जो इन्होंने डिवोल्यूशन से बंगाल, महाराष्ट्र और किसको, मद्रास को, तीनों को दे दी। अब उसके अलावा भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने लगे ताकि और एरियाज जो है उनके लोग अपने लोग खुद बना सकें। जैसे बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड द पंजाब,
विच वाज एस्टेब्लिश अलग अलग ईयर्स के अंदर। तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या है, इट एम्पावर द वॉइस रॉय। किसको एम्पावर कर रहे हैं, पावर किसको दे रहे हैं, वॉइस रॉय को। किस चीज की पावर दे रहे हैं, एम्पावर द वॉइस रॉय टू मेक रूल एंड ऑर्डर फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ये क्या है, वॉइस रॉय को अच्छा काम करने के लिए, मोर कन्वीनियंस के लिए पावर दे दी। किस लिए, वॉइस रॉय टू मेक रूल एंड ऑर्डर, कोई रूल बना सकते हैं, कोई ऑर्डर निकाल सकते हैं, फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल और पोर्टफोलियो सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहले सारे के सारे काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करते थे, लेकिन 1858 के बाद में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन के बाद में अब क्या, गवर्नर वॉइस रॉय को ये पावर दे दी कि यदि आपको ऐसे लगता है एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आप एजुकेशन का अलग से एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, वॉइस रॉय के पास पावर आ गई। हेल्थ के लिए आपको लगता है बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, डेडिकेटेड आपको काम करना है, तो हेल्थ के लिए अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आज की डेट के अंदर हम देखते हैं इसका रिलेवेंस आज क्या है। आज ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। स्टेट के अंदर गवर्नर के पास पावर है। क्या, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यदि एडवाइस करती है आज की डेट के अंदर कि हमें जल शक्ति मिनिस्ट्री क्रिएट करनी है, जल के लिए हम बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, जो कि यदि एक दूसरे डिपार्टमेंट में रहेगी तो इतना ज्यादा डेडिकेटली काम, तो हमने एक नई जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दी। उसकी भी प्रेसिडेंट की पावर ये है, इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू मेक रूल ऑन ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। आज की पॉलिटिक्स के अंदर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, उस टाइम पे किसको मिली, वॉइस रॉय को। तो इस टाइम पे स्टार्ट हो गया था डिपार्टमेंट क्रिएट होना, पोर्टफोलियो सिस्टम। आज की डेट के अंदर हम पूछते हैं, कोई भी नई गवर्नमेंट बनती है कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिला, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसी एक्ट के अंदर स्टार्ट हुआ था। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था एंड लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू कर दिया था। तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट के अंदर आया था, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, इट एम्पावर द वाइस राइट टू इश्यू ऑर्डिनेंस। अब आज की डेट के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है, अध्यादेश बनाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट सेंटर में, और स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर काम नहीं कर रही तो गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब भी लेजिस्लेचर यदि काम में नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है, जैसे कोई सेशन नहीं चल रहा, उस टाइम पे यदि कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, कौन, प्रेसिडेंट लेके आते हैं सेंटर में, और स्टेट में गवर्नर। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आई है, इसी एक्ट से आई है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है उस टाइम पे किसको पावर मिली है, इट एम्पावर वॉइस रॉय। सारी पावर किसके पास है, वॉइस रॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंस। वॉइस रॉय यदि चाहे, वॉइस रॉय यदि चाहे तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो, ठीक है, विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी क्रिएट होगी तो वॉइस रॉय के पास पावर कौन सी दे दी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस कितनी है, 6 महीने। ये ऑर्डिनेंस कब तक वर्किंग रहेगा, 6 महीने तक, उसके बाद में आपको लेजिस्लेटिव से पास कराना है। आज की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करें तो इसको हम देखते हैं, आज की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये इसी एक्ट से मिली है। दूसरा, आज के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डिनेंस की लाइफ जो होती है वो होती है 6 मंथ प्लस मैक्सिमम 6 वीक। 6 महीने तो 2 सेशन के बीच के अंदर गैप हो सकता है, प्लस एक सेशन के आने के बाद 6 वीक तक लेजिस्लेटिव के पास पावर है कि आप उसको ऑर्डिनेंस को पास करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज सारी की सारी इसी एक्ट से आई है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। 1861 के एक्ट के अंदर क्या आया, एक्ट 1861 के अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एसोसिएट इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ेगा, किसके अंदर, वॉइसरॉय काउंसिल के अंदर। 3 इंडियंस आए थे, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव सर, ये तीनों। अब एक क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, बेवकूफ तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रिटिशर्स रूल करना चाहते हैं और कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और इंडियंस का एसोसिएशन भी चाहते हैं, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन भी देना। तो किन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये मोस्टली उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देंगे जो ब्रिटिशर्स के फेवर में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, या फिर ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में जो थे 1857 के टाइम पे, तो ये वो लोग होंगे। तो तीन इंडियंस जो एसोसिएट हुए थे इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, कौन थे, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको याद रखनी है।
तो राजाओं बनारस, राजाओं पटियाला और सर दिनकर राव। दूसरा क्या था, इन्होंने प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दी थी। बॉम्बे को आपकी लेजिस्लेटिव पावर अलग दे दी, मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर अलग दे दी, आप लोग अपने एरिया के अंदर लॉ बना सकते हैं, जो कि पहले इनसे छीन ली गई थी, अब इनको दोबारा डिवोल्यूशन दे दी। तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया और ये कंप्लीट ऑटोनॉमी कब तक मिल जाएगी, 1935 तक ये कंप्लीट ऑटोनॉमी भी मिल जाएगी। अब नए प्रोविंसेस क्रिएट कर दिए, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब, नए प्रोविंस क्रिएट कर दी। आप भी अपने एरियाज के अंदर बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए अपने लॉ बनाइए। एम्पावर द वाइसरॉय, इसके अंदर दो नए सिस्टम आ गए थे, पोर्टफोलियो का डिवीजन सिस्टम आ गया था और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गया। ये 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट के, ये आपको याद होने चाहिए, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट पीसीएस की, आरपीएससी है, हरियाणा पीसीएस है, इन सब के लिए, यूपी पीसीएस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक्ट देखते हैं हम। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके अंदर क्या हुआ, मैंने आपको एक की थीम बताई थी। की थीम क्या है इंडियन काउंसिल एक्ट्स की? अब जितने भी एक्ट आएंगे उनके अंदर एक की थीम होगी, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन करना है, दूसरा इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ाना है। पहले लेजिस्लेचर के अंदर एसोसिएशन बढ़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव के अंदर भी एसोसिएशन, और एंड में हमें क्या, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी 1947 के अंदर। तो 1892 के अंदर क्या मिला हमें, क्या फर्दर इंप्रूवमेंट हुए, द एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। मैंने आपको बताया था नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन होता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है मतलब इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन कितना है, ऑफिशियल मतलब सरकार के आदमी। ईस्ट इंडिया कंपनी के, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे, अब ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इन्होंने और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया, किसने, सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर और प्रोविंस के अंदर। प्रोविंस मद्रास, बंगाल, महाराष्ट्र, इनके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर भी इंडियंस का एसोसिएशन कर दिया, प्लस सेंटर के अंदर भी इंडियंस का एसोसिएशन इन्होंने कर दिया, लेकिन मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। लेकिन मेजोरिटी किसकी रहेगी, ब्रिटिशर्स की, ताकि कोई भी लॉ बनाने के लिए इनकी शेयर है, इनकी मेजोरिटी इसलिए है ताकि कल ना कोई ऐसा लॉ नहीं बने जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ हो। दिखाने के लिए रिप्रेजेंटेशन देना है, एक्चुअल में रूल कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन नहीं करेगा, ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए काम होगा, लेकिन दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारे लोग भी हैं इसके अंदर, ताकि आगे जाके ऐसे रिवोल्ट दोबारा नहीं हो। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल तो क्रिएट कर दी, प्लस लेजिस्लेचर को डिवोल्यूशन करके आपने लेजिस्लेचर भी क्रिएट कर दी, उनको पावर, तो पावर, अब लेजिस्लेचर के पास पावर आ गई, अब लेजिस्लेचर करे क्या, तो लेजिस्लेचर को आप और पावर देंगे। क्या पावर देंगे, आप डिबेट कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, बजट के ऊपर बातें होंगी जैसे आज की डेट के अंदर होती है। तो इन्होंने और पावर क्या दी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट के अंदर हम देखते हैं स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर कोई भी सेशन होता है, जैसे बजट सेशन हुआ, पहले बजट पेश होता है, उसके ऊपर बजट के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एमएलए अलग अलग, फिर उनके सप्लीमेंट्री आंसर आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से डिबेट डिस्कशन होते हैं। ऐसी चीज को इन्होंने इस एक्ट के थ्रू लेके आए, क्या, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होगी स्टेट्स के अंदर उस टाइम के, उसके अंदर क्या पावर क्या दे दी, डिस्कशन, बजट डिस्कस कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स जो भी उस टाइम पे काउंसिल बनाएंगे उसके अंदर जो भी बजट पेश होगा, अब उसके मेंबर सभी की सभी बजट को डिस्कस कर सकते हैं, पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, मतलब पावर इंक्रीज हो रही किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, पिछले एक्ट के अंदर ये क्या लेके आए थे, पोर्टफोलियो सिस्टम। अब मान लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ब्रिटिश एक काउंसिल चल रही है, काउंसिल के अंदर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो अब क्वेश्चन पूछने की पावर किसको दे दी, लेजिस्लेचर को, कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, कि पोर्टफोलियो तो आपने डिवाइड कर दिया है पिछले। तो एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव प्लस बजट को डिस्कस करने, तो काउंसिल की पावर बढ़ रही है, तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है। तीसरा हम क्या देखेंगे इसके अंदर, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं
सेंट्रल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल आप मान लीजिए आज की जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर मेंबर कहां से आएंगे? अब ये पूछ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर नॉमिनेट करने की पावर दे दी किसको? वाइस रॉय। वाइस रॉय चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं किसके अंदर? सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। कौन नॉमिनेट करेगा? वाइस रॉय। वॉइस रॉय चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर और भी कैटेगरी जिसके चाहेंगे वो उसके नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर किसके अंदर? सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर। ठीक है, इसका आज की डेट में यदि समझे तो सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। स्टेट मतलब स्टेट की विधानसभाएं, जैसे राजस्थान की हो गई, बिहार हो गई, हरियाणा हो गई, यूपी हो गई, इनकी स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू पार्लियामेंट के अंदर लोग भेजने की जो स्टार्टिंग हुई, वॉइस रॉय नॉमिनेट कर सकता है, ये इस एक्ट के अंदर प्रोविजन आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोविजन कंप्लीट। नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस जो यहाँ के लोग हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब उस टाइम की सेंट्रल जो काउंसिल थी, बाय द वॉइस रॉय, वॉइस रॉय रिकमेंड करेगा, वॉइस रॉय नॉमिनेट करेगा किसके रिकमेंडेशन ऑफ? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जिसको चाहेगी उसको रिकमेंड कर देगी और वॉइस रॉय उसको नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस टाइम का इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप है जिसका सरकार के अंदर हमेशा इंटरेस्ट, सरकार की पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के अंदर होता है। तो ये बोले कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो स्टेट को रेवेन्यू दे रहे हैं, उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे, वो यदि चाहेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब बिजनेस क्लास के लोग, वो भी डायरेक्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट हो सकते हैं यदि वॉइस रॉय नॉमिनेट करे तो। ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी चलेगी? स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और इसी तरह स्टेट के अंदर भी आ सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जैसे आज की डेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स। मतलब स्टेट काउंसिल के अंदर या फिर सेंट्रल काउंसिल के अंदर मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है। कौन करेगा? सेंटर में करेगा वॉइस रॉय, स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर। ये वाली पॉइंट। आगे क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? अब इन्होंने क्या किया, इस टाइम तक आते आते धीरे धीरे इनडायरेक्ट इलेक्शंस टाइप की चीजें आने लग गई थी। लिखा हुआ कहीं नहीं है कोई भी प्रोविजन के अंदर इलेक्शन होने लगे, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट होने लगे थे लोग। जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किसी को रिप्रेजेंटेशन देना है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले आपस में छोटा सा इलेक्शन करेंगे, इनडायरेक्टली उसको भेजेंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। यूज ऑफ इलेक्शन नॉन ऑफिशियल मेंबर सीट के लिए, सेंटर के लिए और स्टेट के लिए। इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट बीन एक्ट यूज इन एक्ट, इलेक्शन वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा 1861 का एक्ट, 1861 का एक्ट प्लस 1892 1892 का एक्ट। इसके अंदर एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टेट्स की लेजिस्लेचर को पावर मिलने लगी, स्टेट की लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर पावर आने लगी, बजट डिस्कस करने लगे, डिबेट डिस्कशन होने लगे, प्लस क्वेश्चन भी पूछने लगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने लगे। तो ये एम्पावर किसको कर रहे हैं, ताकत किसको दे रहे हैं? स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी दे रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को भी दे रहे हैं, प्लस डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा ट्रेंड, इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ने लग गया, नॉन ऑफिशियल में मेजोरिटी, नॉन ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 1947 की तरफ, वैसे वैसे नॉन ऑफिशियल लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक एक्ट आएगा 1935 का एक्ट आएगा, और 1947 में तो कंप्लीट इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होगा। आजादी के बाद में इंडियंस ही रूल बनाएंगे। तो ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड देखना अपने। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 का काउंसिल एक्ट क्या है? 1909 का काउंसिल एक्ट का सबसे पहले इसका नाम क्या है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। इस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री में चल क्या रहा था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, 1909। इस रिफॉर्म की जरूरत क्या है और ये रिफॉर्म के पीछे हिस्ट्री क्या है? इसके पीछे हिस्ट्री ये है
कि 1909 के आसपास आते आते ब्रिटिशर्स को एक सेटबैक लगेगा। कौन सा सेटबैक लगेगा? उन ब्रिटिशर्स ने एक प्रोसेस लेके आए थे 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के लिए, डिवीजन ऑफ बंगाल। तो इसके अंदर बहुत लार्ज स्केल के ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 के अंदर, उन्होंने बढ़ चुकी हिस्सेदारी की थी, लोग बहुत ज्यादा एजिटेट कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पे जब भी लोग एजिटेट करेंगे या फिर रिवोल्ट होने की संभावना लगेगी ब्रिटिशर्स को, तो वो एक हमेशा एक रिफॉर्म लेके आएंगे, रिफॉर्म लेके आएंगे। तो इस एजिटेशन को, इन सबको शांत करने के बाद प्लस लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास जगाने के लिए कि ब्रिटिशर्स भी रिफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या रिफॉर्म लेके आएंगे? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसका नाम समझते हैं, मार्ले और मिंटो। उस टाइम पे एक था वायसरॉय ऑफ इंडिया और दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन दोनों के नाम को कंबाइन करके 1909 का रिफॉर्म लेके आए। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ते हैं हम। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मार्ले उस टाइम पे कौन थे? वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो कौन थे? वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो एक थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरे क्या थे? वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो इन दोनों का नाम मिलकर के मार्ले मिंटो रिफॉर्म हो गया। अब इसके फीचर्स क्या थे? फीचर्स के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड बता रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है फीचर्स के अंदर? फीचर्स के अंदर सबसे पहले इंक्रीज होगा लेजिस्लेचर के अंदर, किसका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस का। तो इंडियंस का एसोसिएशन धीरे धीरे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बढ़ने लग जाएगा। तो पहला पॉइंट इसका यही है, क्या? इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की साइज बढ़ाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बोथ द सेंटर और स्टेट के अंदर दोनों में बढ़ा दी। नंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर रेज फ्रॉम 16 to 60 एंड नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वर नॉट यूनिफॉर्म। सेंटर और स्टेट के अंदर इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या बढ़ा दी। अब बढ़ाने का कारण क्या है? नॉन ऑफिशियल लोगों को और एसोसिएट करना है। अब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को आप एसोसिएट करते जा रहे हैं किसके अंदर? लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर। प्लस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मेजोरिटी हमेशा सेंटर के अंदर ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? 100 लोग यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर है एग्जाम्पल के तौर पे सेंटर के अंदर, तो उनमें से हमेशा 50 प्लस लोग तो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। तो ये ऑफिशियल तो हमेशा मेजोरिटी में कौन रहेंगे? ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। और नो जो इंडियंस होंगे वो हमेशा माइनॉरिटी के अंदर रहेंगे। ये एक्ट के अंदर प्रोविजन था। क्या? रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंटर। सेंटर के अंदर क्या है? ऑफिशियल लोगों की मेजोरिटी रहेगी। और स्टेट बहुत सारे थे तो अलग अलग के अंदर अलग अलग नंबर होगा, ये अलग चीज है, लेकिन सेंटर के अंदर हमेशा ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है? पिछले एक्ट के अंदर हमने देखा था कि क्या पावर दी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को? लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी थी बजट को डिस्कस कर सकते हैं प्लस क्वेश्चन पूछने की। अब इसके अंदर क्या है? और पावर देंगे इसको, एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन। किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, और ज्यादा डिबेट डिस्कशन को बढ़ाने के लिए और पावर देंगे। क्या पावर दी इन्होंने? मेंबर वर अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब मेंबर क्वेश्चन, किसी भी मेंबर ने मान लो आज की डेट में देखें कोई भी सांसद ने क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर ने उधर से रिप्लाई दिया, अब उस रिप्लाई के आगे एक और क्वेश्चन पूछना उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो अब मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की पावर दे दी। कौन से एक्ट ने दी? 1909। और आज की डेट के अंदर भी हमारे यही चीज ट्रेंड फॉलो होता है। तो हमने कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस लिए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं एक्ट से कुछ ना कुछ प्रोविजन लिया है हमने। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम मेंबर्स। मूव द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन लेके आ सकते हैं ऑन द बजट एंड सो ऑन। तो रिजोल्यूशन लाने की पावर प्लस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की पावर कौन से एक्ट से मिली? 1909, 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। अगला प्रोविजन क्या है इसका? फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक इंडियंस का एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस का एसोसिएशन नहीं था।
सबसे पहले हम अंतर समझते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है। लेजिस्लेचर का काम होता है सारे मेंबर, जितने भी उस हाउस के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सबको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर। क्या? जो कि लॉ मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे, जो लॉ बनाने के अंदर भागीदारी देंगे, उन सबको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 543 मेंबर है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? लेजिस्लेचर। जितने भी एमपी हैं वो सारे लेजिस्लेचर हैं। प्लस दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट के काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उन सबको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव, और ये सब होते हैं मिनिस्टर्स। तो इन्होंने अभी तक ब्रिटिशर्स क्या है, इंडियंस का पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर दे रहे थे। लेकिन 1909 के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर होगा। मतलब वॉइस रॉय की जो काउंसिल है उसके अंदर एक मिनिस्टर बनेगा इंडियन। पहले तो सिर्फ डिबेट डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाते थे, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर भी बनेगा इंडियन और वो एक मिनिस्टर भी होगा। तो ये बोला इन्होंने पहली बार। तो 1909 के एक्ट के अंदर क्या हुआ? फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस का एसोसिएशन हुआ किसके अंदर? वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइस। वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहली बार इंडियन आएगा एक। अब प्री के लिए और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कि ये इंसान कौन है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले वो आदमी होंगे जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आएंगे। और ये प्रोविजन कौन से एक्ट में है? 1909। 1909 तक हमारा कोई मिनिस्टर नहीं था, हमारे सिर्फ लेजिस्लेचर थे। अब हमारे पास मिनिस्टर भी हो गया जो इंडियन है। बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहला इंडियन मेंबर कौन था? तो ये है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये कौन से एक्ट में है? 1909 के एक्ट, 1909 के संविधान के अंदर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया। अगला प्रोविजन क्या है इसका? 1909 इंपॉर्टेंट है। क्यों 1909 सबसे इंपॉर्टेंट? यू है कि बंगाल विभाजन 1905 के अंदर ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि इंडियंस सारे के सारे यूनाइटेड हो रहे हैं किस चीज के लिए, और कभी भी ये रिवोल्ट कर सकते हैं और ब्रिटिश एम्पायर को कभी भी हिला सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया। अब ये कम्युनल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 1905 के अंदर हमने देखा, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम देखते हैं, बंगाल डिवीजन जो हुआ था वो भी रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। और अब दोबारा रिलीजन के बेस को लॉ के अंदर लेके आएंगे। क्या करेंगे? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या? इस पॉइंट के अंदर दो वर्ड हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये दो चीज आई थी 1909 के अंदर। 1909 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई प्रोविजन कोई भी एग्जाम के लिए, वो है कम्युनल, कि 1909 के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया प्लस सेपरेट इलेक्टोरेट आया। अब ये वर्ड क्या है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक कम्युनिटी विशेष को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको मिला? मुस्लिम्स को मिला। मतलब मुस्लिम्स के लिए लेजिस्लेचर के अंदर सीट रिजर्व हो गई, पहली बार ऐसा हुआ। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व होने लग गई सीटें, और वो किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। इसलिए इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल मतलब रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक टूल था, एक हथियार था जो इन्होंने यूज किया। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट। ये कीवर्ड अपने को समझना होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? कि जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसका मान लो मुस्लिम कम्युनिटी को 1909 के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, अब मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा उसको चुनने का अधिकार भी उसी कम्युनिटी को दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है एक कम्युनिटी की सीट रिजर्व हुई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से। अब इसको चुनेंगे कौन? इलेक्ट जो करेंगे वो वोटर्स,
वो उसी कम्युनिटी के होंगे। मान लो हमारे पास 100 वोटर हैं, यहाँ पे 100 वोटर हैं, इनमें से 60 हिंदू हैं, 30 मुस्लिम हैं और 10 बुद्धिस्ट प्लस जैन है, मान लो ये है। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 के अंदर किसको मिला? मुस्लिम्स को मिला है। अब मुस्लिम मेंबर यहाँ पे एक चुना जाना है। अब वोटिंग होगी, वोटिंग में अधिकार किसको मिला? सिर्फ और सिर्फ 30 आदमी चुनेंगे कि ये आदमी कौन होगा इस कम्युनिटी में से जो कि मेंबर बनेगा किसका? लेजिस्लेचर का। सेपरेट इलेक्टोरेट का सादा सा मतलब है जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देना है उसी कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे और दूसरी कम्युनिटी के लोग वोट नहीं करेंगे। तो 1909 के अंदर कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए क्या लेके आई? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और उसके साथ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन इसके अंदर क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया और सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। क्या मुस्लिम मेंबर सेपरेट, इसने बताया, इन्होंने क्या डिफाइन किया है? मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर, वोटर भी मुस्लिम होंगे और इलेक्ट होने वाला आदमी भी मुस्लिम मेंबर हो। तो ये वाला सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म के अंदर आया। तो इन्होंने लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को इंडिया के अंदर। तो इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट के अंदर आया? 1909। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को कब मिला? 1909 के अंदर। और फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो को। ये 3 सवाल आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट। प्लस मेंस के अंदर देखें, मेंस के अंदर सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक कम्युनलिज्म चैप्टर है। हर स्टेट पीसीएस के अंदर भी सोसाइटी के अंदर एक चैप्टर मिलेगा कम्युनलिज्म। आरपीएससी देख लो, एचपीएससी देख लो, चाहिए यूपी पीसीएस देख लो, चाहिए महाराष्ट्र के देख लो, इन सब के अंदर आपको एक क्या मिलेगा? कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म का जब भी क्वेश्चन आए कि हिस्ट्री में कम्युनलिज्म आपने कहाँ कहाँ देखा, तो हिस्ट्री के अंदर कम्युनलिज्म का एक एग्जाम्पल है क्या? पार्लियामेंटो रिफॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। It also provide for the separate representation of presidency corporation। पहले प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देने लग गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देने लग गए और यूनिवर्सिटी और जमींदार को सेपरेट रिप्रेजेंट, इनको भी रिप्रेजेंटेशन देने लगे लेजिस्लेचर के अंदर। जो भी रिच होंगे, जो भी वेल ऑफ लोग होंगे, उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन देने लगे। जमींदार हो गए, देखो इसके अंदर सभी रिच लोग हैं, कॉर्पोरेशन के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार, इनको रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर काउंसिल के अंदर मिलने लग गया। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, अब इसको सम अप करते हैं, इन 6 पॉइंट को एक बार दोबारा देखते हैं। अपन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म। मार्लियामेंटो रिफॉर्म के अंदर हमने क्या देखा? सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा मार्लियामेंटो रिफॉर्म के अंदर? इसको, इसका नाम मार्लियामेंटो क्यों है? क्यों? इसके इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस वॉइस रॉय मार्ले और मिंटो थे, इसलिए इसका नाम है। इन्होंने इंक्रीज कर दिया साइज ऑफ लेजिस्लेचर को, साइज को इंक्रीज कर दिया, इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ा दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया? साइज चाहिए कितनी इंक्रीज हो, इन्होंने सेंटर के अंदर मेजोरिटी किसकी रखी? ऑफिशियल, रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंटर, काउंसिल अलोकेट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू नॉन ऑफिशियल। तीसरा इन्होंने क्या किया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियन मेंबर को पहले को इन्होंने अपॉइंट किया। इट इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय के अंदर, पहला इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय के अंदर थे वो कौन थे? पहले इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्लस एनलार्ज कर दिया डेलिबरेटिव फंक्शन, किसका? लेजिस्लेचर का डेलिबरेटिव फंक्शन इन्होंने इंक्रीज कर दिया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिजोल्यूशन ला सकते हैं बजट के ऊपर। इन्होंने क्या किया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, मार्लियामेंटो, मिंटो क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट, इनके मेंबर को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया। एक्ट ऑफ 1919, 1919 का एक्ट क्या है? 1919 का एक्ट पढ़ेंगे अब हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसके अंदर क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1909 तक हम देख चुके थे। अब इसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में इस टाइम पे क्या चल रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है?
बैकग्राउंड देखते हैं। 1919 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया है। कौन सा रिफॉर्म आया? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड। तो आपको मैंने बताया कोई भी नाम है, कोई भी रिफॉर्म का कोई भी नाम है तो उसका नाम होगा एक वाइसरॉय और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये हमारे समझ में आया। अब दूसरा क्या है, हिस्ट्री में यहाँ पे क्या चल रहा है? हिस्ट्री में हम देखें तो 1919 तक आते आते गांधी जी की एंट्री हो गई थी, गांधीयन एरा शुरू हो गया था। दूसरा, इस टाइम पे एक मूवमेंट चल रहा था होम रूल लीग। इसके अंदर लोग एक दूसरे को एजुकेट कर रहे थे पॉलिटिकली। तीसरा, इस टाइम पे क्या हो रहा था? पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था। प्लस चौथा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर अभी जस्ट खत्म हुई थी और लोग वर्ल्ड वॉर के कारण इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा क्राइसिस था, इन्फ्लेशन था, मार्केट के अंदर हर चीज की रेटें बढ़ी हुई थी। तो ये ओवरऑल इन्होंने एक रेसिपी तैयार हो गई थी, रिवोल्ट कभी भी हो सकता था, कोई भी बड़ा आंदोलन कभी भी हो सकता था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इन लोगों का प्रेशर कम करने के लिए लोगों को थोड़ा सा कुछ रिफॉर्म देते हैं जिससे लोग क्या सेटिस्फाई हो जाए और ये हमारा रूल कंटिन्यू रहे इंडिया के अंदर। इसलिए वो क्या लेके आए? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। क्या दिक्कत आ रही थी इस टाइम पे? गांधी जी आ गए थे, चंपारण के अंदर सत्याग्रह होना था, अहमदाबाद के अंदर, फिर बाद में खेड़ा के अंदर, ये सारा हो चुका था। होम रूल लीग के अंदर लोग एजुकेट हो चुके थे, पॉलिटिकल रूप से अवेयर हो गए थे। प्लस वर्ल्ड वॉर के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इन सब चीजों के कारण ब्रिटिशर्स को प्रेशर हुआ तो इन्होंने क्या 1919 का रिफॉर्म लेके आएंगे, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आएंगे। ठीक है। 1919 में क्या हुआ? 1990 के अंदर सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला? हमारा क्या है, हमारा एम है आपको धीरे धीरे ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करेंगे हम, धीरे धीरे आपको क्या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएंगे। हमारा एम है आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना इंडिया के अंदर, और इसके लिए हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। पहली बात तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है अपने को ये देखना है। हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोविजंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किस नाम से आएगा प्री के अंदर? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेक वाज द सेक्रेटरी एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय। ठीक है। अब इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? इन्होंने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट दो ही हैं जिसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वो है 1919 का मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 का मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, दूसरा 1935 का एक्ट, प्लस 1909 का आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला वो पार्ट। अब 1919 के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक, क्या सबसे पहले इन्होंने क्या दो लिस्ट क्रिएट करी। दो लिस्ट से क्या मतलब है सर? सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। इनका मतलब क्या और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? आज एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन लिस्ट क्रिएट कर रखी है। सेंटर के सब्जेक्ट अलग कर दिए, आपको सेंटर वालों को इस एरियाज के अंदर काम करना है। स्टेट वालों ने सब्जेक्ट अलग कर दिए, मतलब स्टेट वालों को काम करने का डोमेन अलग दे दिया। आपको इन इन चीजों के लिए काम करना है। जैसे हेल्थ के लिए काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। एजुकेशन के लिए कौन काम करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। टेलीकॉम के लिए रिलेटेड काम कौन करेगा? सेंटर करेगा। एयरपोर्ट्स के रिलेटेड काम कौन करेगा? सेंटर करेगा। तो इन्होंने सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए, दो सब्जेक्ट बना दिए 1919 के एक्ट के अंदर, एक सेंट्रल और दूसरा प्रोविंशियल। तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। एक पहला पॉइंट क्या है? डिवाइडेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉ ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल। प्रोविंशियल, सेंट्रल की जो काउंसिल है। प्रोविंशियल लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? प्रोविंस से रिलेटेड जो भी है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाएगी। तो इन्होंने सब्जेक्ट डोमेन अलग अलग कर दिए। आपको इस एरिया के अंदर काम करना है, आपको इस एरिया के अंदर काम करना है। आज हम देखें, आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड इवोल्यूशन यहीं से हुआ है। दूसरा प्रोविजन क्या है? दूसरा प्रोविजन ये है, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है, आपको दो लिस्ट तो क्रिएट कर दी।
सेंट्रल की लिस्ट अलग कर दी और स्टेट की लिस्ट आपको अलग कर दी, प्रोविंशियल लिस्ट। अब ये करें प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर भी दो पार्टीशन कर दिए, क्या, प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है समझते हैं। इन्होंने कहा हम दो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक सेंट्रल लिस्ट होगी एक प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, दोनों स्टेट और सेंटर के काम अलग अलग कर दिए। अब स्टेट की जो लिस्ट होगी, प्रोविंशियल लिस्ट होगी, उस उनके अंदर इन्होंने क्या, उसके सब्जेक्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ट्रांसफर होगा और एक रिजर्व होगा। अब ये ट्रांसफर और रिजर्व है क्या चीज? ट्रांसफर का मतलब है स्टेट की जो लिस्ट के जो पार्ट होंगे ट्रांसफर वाले, वो सारी चीजों के ऊपर लॉ मेकिंग जो पावर होगी वो लेजिस्लेचर की होगी। लेजिस्लेचर सारे मिलके 100 आदमी एमएलए है मान लो प्रोविंस के अंदर, 100 आदमी मिलके जो लॉ बनाएंगे वो ही गवर्नर को साइन करने हैं। ये है ट्रांसफर लिस्ट, मतलब लेजिस्लेचर के इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो एक्ट बनाने की पावर है वो सारी की सारी किसको, लेजिस्लेचर को दे दी, ट्रांसफर कर दी लेजिस्लेचर को वो पावर। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, रिजर्व। रिजर्व से अपने आप ही पता चलता है, रिजर्व मतलब खुद के पास रख ले। ये वो सब्जेक्ट है जो गवर्नर ने खुद के पास रख लिए, इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसकी होगी, गवर्नर की। किसकी एडवाइस लेगा, एग्जीक्यूटिव जो है गवर्नर को। तो एग्जीक्यूटिव की सलाह पे यदि लॉ बनाने, वो सब्जेक्ट है रिजर्व। और जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बन, सारे मिलके लोग डिबेट डिस्कशन से जो लॉ बनाएंगे उन सब्जेक्ट को बोलेंगे हम ट्रांसफर। सबसे पहले समझ में आया कि हमने सबसे पहले दो सब्जेक्ट डिवाइड किए, सेंटर का अलग कर दिया और स्टेट का अलग कर दिया। अब स्टेट के अंदर भी दो सब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, दो पार्ट कर दिए स्टेट वाले के, एक तो ट्रांसफर, ट्रांसफर के ऊपर रोल लॉ कौन बनाएगा, ट्रांसफर के ऊपर लॉ बनाएंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो मेंबर होंगे, प्रोविंशियल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर करेंगे और वो उसके ऊपर साइन कौन करेंगे, गवर्नर। लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट were to be administrated by the governor with the aid, किसकी एड से करेगा, मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं वो ऐड करेंगे गवर्नर को, उनके उन सब्जेक्ट को बोलेंगे हम ट्रांसफर सब्जेक्ट। इसके अंदर लेजिस्लेचर का से होगा, क्या लेजिस्लेचर को पूछना पड़ेगा क्या ये लॉ बनाए नहीं बनाए। लेकिन द रिजर्व सब्जेक्ट मतलब रिजर्व जो लिस्ट है on the other hand were to be administered by the governor and his executive council without being the responsible to the legislative council। लेजिस्लेचर से कुछ नहीं पूछेंगे रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर, लेजिस्लेचर से कुछ नहीं पूछना है, ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर लेजिस्लेचर को पूछना पड़ेगा, बस ये है। अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है ये ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट अलग क्यों किए होंगे? ब्रिटिशर्स हैं, बेवकूफ तो है नहीं, तो इन्होंने क्या सोचा कि इंडियंस जो लेजिस्लेचर के अंदर आए इनको भी थोड़ी पावर दे दी जाए, ताकि ये लोग बोलेंगे हमने लॉ बनाए हैं, अब आगे इंप्लीमेंट करने होंगे तो इनको कह देंगे भाई तुम्हें इंप्लीमेंट करवाना होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिजर्व सब्जेक्ट जो रखे उसके अंदर मेजर डिपार्टमेंट रख लिए, लॉ एंड ऑर्डर रख लिया, रेवेन्यू रख लिया, जो मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो खुद के पास रख लिए, और हेल्थ, एजुकेशन, जो वर्क, पब्लिक वेलफेयर, ये सारे सब्जेक्ट कर दिए। ट्रांसफर सब्जेक्ट जिसके अंदर पैसा नहीं था। तो इन सब चीजों को देख के हमें पता चल जाता है रिजर्व और ट्रांसफर का मेन पर्पज क्या था। दिस ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वर नोन एज डायआर्की। तो इन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू कर दी, डायआर्की। डायआर्की कब स्टार्ट हुई, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में, डायआर्की कब स्टार्ट हुई? डायआर्की स्टार्ट हुई 1919 के मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। दिस स्कीम ड्यूल स्कीम मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट अलग है और रिजर्व सब्जेक्ट अलग है। गवर्नेंस वर नोन एज डायआर्की, ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआर्क, डायआर्क मतलब रूल ऑफ टू, डबल रूल। लेकिन ये फेल हो गया, आगे जाके इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। थर्ड क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट? इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म। अब एक कीवर्ड आया, समझने की चीज क्या है, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? बाइकैमरलिज्म को हिंदी में बोलेंगे तो द्विसदनात्मक, दो सदन होंगे। आज की डेट के अंदर हम देखते हैं कि सेंटर के अंदर पार्लियामेंट के दो सदन है, एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो जहां भी लेजिस्लेचर के दो हाउस होंगे उनको बोलेंगे बाइकैमरलिज्म या द्विसदनात्मक बोल देंगे हिंदी के अंदर। तो
बाइकैमरलिज्म अपने कौन से एक्ट से आया? इट इंट्रोड्यूस पहली बार, फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। डायरेक्ट इलेक्शन हुए और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर टू बी रिप्लेस बाय बाइकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंटर के अंदर इन्होंने बाइकैमरलिज्म लिया है और 2 हाउस बना दिए। ये कहां आया? ये सब का सब 1919 के एक्ट के अंदर आया। ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ द अपर हाउस, आज की डेट के अंदर हम देखते हैं अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं आज भी, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन्होंने क्या किया? बाइकैमरलिज्म लेके आए 1919 के एक्ट के अंदर। 1919 के एक्ट के अंदर इन्होंने बाइकैमरलिज्म स्टार्ट कर दिया। कहां पे? सेंटर के अंदर। अगला पॉइंट क्या है? 1919 के एक्ट का अगला पॉइंट है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो 1909 के अंदर एक मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बने थे, अब वहां पे मेंबर बढ़ाएंगे। क्या किया इन्होंने? 3 ऑफ द 6 मेंबर्स, 6 में से 3 कौन होंगे? इंडियंस। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन द कमांडर वर टू बी इंडियन। 6 में से 3 मेंबर वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इन्होंने क्या कर दिए? इंडियन होंगे। लेकिन उनके पास कोई पावर तो होगी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पावर 2 के पास ही थी, एक तो रेवेन्यू और एक मिलिट्री। मिलिट्री के लिए कमांडर इन चीफ कभी भी नहीं बनाए इंडियन को, प्लस रेवेन्यू के लिए तो वाइसरॉय खुद ही बैठे हैं। तो वाइसरॉय और के पास जो इंपॉर्टेंट पावर थी वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, अब इन्होंने क्या कर दिए? 3 इंडियंस लेके आ गए, लेकिन मेजर डिपार्टमेंट कभी भी इंडियंस को नहीं मिले। क्या? इट एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 के अंदर इन्होंने मुस्लिम्स को दिया था, अब उसको और डिवाइड एंड रूल के तहत पॉलिसी के अंदर इन्होंने और अलग अलग सेक्शंस को देने लगे। तो 1919 के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको मिला? एंड सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला? सिख्स को मिल गया। इंडियन क्रिश्चियन, इंडिया के अंदर रहने वाले क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, उन जो जिनके मदर या फादर में से कोई भी एक ब्रिटिश ओरिजिन का और एक इंडियन ओरिजिन, और यूरोपियंस को इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देने लगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कम्युनल मतलब रिलीजन के बेस पे रिप्रेजेंटेशन, और सेपरेट मतलब उसी कम्युनिटी के लोग उसको वोट देंगे। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किस किस को मिला ना 1919 के अंदर? क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और सिख को मिल गया। ठीक है, ये हो गए 5 पॉइंट। अब छठा पॉइंट देखते हैं 1919 के एक्ट का। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ रहे हैं हम। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर इन्होंने क्या किया? फ्रेंचाइज टू बी लिमिटेड नंबर द प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। इन्होंने कहा हम वोटिंग तो करवा रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर हो तो वोटिंग ही रही है, वोटिंग बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के आदमी को चुन के आगे भेजने के लिए। तो बोले वोट करने वाले लोग कौन होंगे? क्या सभी को वोटिंग राइट मिलेगा? नहीं। इन्होंने कहा हम वोटिंग राइट किस बेसिस पे देंगे? जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसको वोटिंग राइट मिलेगा, वोट करने का अधिकार प्रॉपर्टी के बेस पे, टैक्स के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे। जो हमें टैक्स देगा, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा या फिर जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, वो ही वोट देने के अधिकार होंगे। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज, लिमिटेड लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, और सभी लोगों को वोट देने का अधिकार 1947 के अपने 1950 के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है। न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द इंडिया इन लंदन, एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया इन्होंने। कौन सा ऑफिस का नाम क्या है? ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर। कहां बैठेगा ये लंदन के अंदर बैठेगा। जैसे आज की डेट के अंदर आज की डेट में होते हैं ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर होते हैं जर्मनी के अंदर, इंडिया के, ऐसे ही एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर क्रिएट कर दिया किसने? एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन, और उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थोड़े से फंक्शन दे दिए ताकि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए। ठीक है, आपको समझ में आया? आठवां पॉइंट इसके अंदर क्या है? आठवां पॉइंट है इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेब्लिश कर दिया। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन कौन से एक्ट के अंदर आएगा? आपसे ये पूछागा। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन आया था 1919 के अंदर। तो 1919 के एक्ट के अंदर इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं, आज की डेट में यूपीएससी है, यूपीएससी की फाउंडेशन किस एक्ट से पड़ी है? कहीं ना कहीं इसी एक्ट का इसके अंदर है प्रोविजन। इसके अंदर आए, फिर 1935 के अंदर एक और प्रोविजन आएगा। तो इस तरीके से तो इन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन कौन से एक्ट के अंदर आएगा? 1919 के एक्ट के अंदर। इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अब इन्होंने क्या किया?
कि प्रोविंस को हमने इतनी पावर तो दे ही दी, प्रोविंस को लेजिस्लेटिव पावर भी दे दी, प्रोविंस को डिबेट डिस्कशन की पावर भी दे दी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की पावर भी दे दी। अब इन्होंने प्रोविंस को एक नेक्स्ट पावर क्या दी, आप अपना बजट खुद बनाइए। फॉर एग्जाम्पल प्रोविंशियल बजट का मतलब क्या है, आज की डेट के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, ये सभी स्टेट की असेंबली के अंदर बजट पेश होता है। तो इस बजट का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं क्या है, ये वाला प्रोविजन है। अलग अलग स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है, तो सेपरेट कर दिया इन्होंने प्रोविंस के बजट को सेंटर के बजट से। पहले क्या सिर्फ एक ही बजट होता था, अब इन्होंने सेपरेट बजट लेके आ गए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को इनेक्ट देयर बजट, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपना अलग से बजट बना सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन। 10वां पॉइंट 1919 के एक्ट का क्या है कि हम 10 साल बाद में एक स्टैट्यूटरी कमीशन भेजेंगे, एक कमीशन को इंडिया के अंदर भेजेंगे। भाई क्या करेगा कमीशन, कमीशन क्या करेगा, रिव्यू करेगा कि 10 साल के अंदर इस एक्ट को लगाने के बाद में क्या रिफॉर्म हुए और क्या क्या रिफॉर्म फर्दर करने की जरूरत है। तो 10 साल बाद में कौन सा कमीशन आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा इंडिया के अंदर, साइमन कमीशन आएगा, साइमन कमीशन सॉरी कमीशन टू इंक्वायर इन स्टैट्यूटरी प्रोविजन आफ्टर द 10 ईयर। 10 ईयर के बाद में क्या आएंगे, साइमन कमीशन आएगा। तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम, 1919 का एक्ट पढ़ रहे हैं। 1919 के एक्ट के अंदर क्या है, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों बोलते हैं, मॉन्टेक और चेम्सफोर्ड उस टाइम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस वॉइसरॉय थे, इसलिए इसको बोलते हैं। आगे क्या है, पहला पॉइंट था इसके अंदर इन्होंने दो सब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, एक सेंट्रल सब्जेक्ट कर दिया और एक स्टेट सब्जेक्ट कर दिया। स्टेट की लेजिस्लेचर किसके लिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगी और सेंट्रल लेजिस्लेचर सेंट्रल के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगी। दूसरा पॉइंट क्या था इन्होंने, नोले प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में कौन से में डिवाइड किया, ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास दे दी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी, किस किस सजेशन से, लेजिस्लेचर की से सजेशन लेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर गवर्नर को देगी और लॉ बनेगा। प्लस रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद से एडवाइस देगी इसको गवर्नर को और लॉ बनेगा। तो इसके अंदर लेजिस्लेचर को यदि हिस्सेदारी मिल रही है लॉ बनाने में तो वो है ट्रांसफर, और लेजिस्लेचर को हिस्सेदारी नहीं मिल रही लॉ बनाने में वो है रिजर्व सब्जेक्ट। तो इसको बोलते हैं डायआर्की। तो डायआर्की इन्होंने स्टार्ट कर दी किसके अंदर, स्टेट्स के अंदर, प्रोविंस के अंदर। तो आपसे पूछेगा डायआर्की स्टेट्स के अंदर कब स्टार्ट हुई थी, वो 1990 के एक्ट के अंदर। तीसरा इन्होंने क्या, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया। बाइकैमरलिज्म मतलब दो सदन होंगे, दो हाउस होंगे, एक अपर हाउस होगा एक लोअर हाउस होगा, तो सेंटर के अंदर बाइकैमरलिज्म लेके आ गए। अगला क्या प्रोविजन इसका क्या है, 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियन होंगे। 6 में से 3 मेंबर वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब वाइसरॉय के 6 मिनिस्टरों में से 3 मिनिस्टर इंडियन होंगे। अगला प्रोविजन क्या है इसका, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किस किस को इंक्रीज कर दी, किस किस को और दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख्स को दे दिया, क्रिश्चियंस को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया, ठीक है, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को दे दिया, ठीक है। अगला प्रोविजन क्या है, इन्होंने फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग पावर किसके बेसिस पे दी, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे और टैक्स के बेसिस पे। जो टैक्स ज्यादा देगा उसको वोटिंग राइट ज्यादा मिलेंगे। अगला क्या है, न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर कौन से एक्ट से स्टेब्लिश हुआ था, 1919 के। अगला पॉइंट क्या, इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से एक्ट से आया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट से आया था 1919 के एक्ट से। अगला क्या है, प्रोविंशियल बजट की प्रोविजन कौन से एक्ट में था, 1919 के एक्ट के अंदर। स्टैट्यूटरी कमीशन 10 साल बाद में आएगा, उसका क्या नाम होगा, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आएगा 10 साल बाद। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का हर कोई अपोज करेंगे। साइमन कमीशन का अपोज क्यों करेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन का पर्पज था इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के लिए लोगों से रिव्यू लेना, लेकिन उसका एक भी मेंबर इंडियन नहीं होगा, इसलिए हर कोई आदमी उसका प्रोटेस्ट करेंगे, उसका अपोज करेंगे इंडिया के अंदर। 10 साल बाद साइमन कमीशन आएंगे, ठीक है। तो साइमन कमीशन आ गया। अब अगला एक्ट अपना क्या है, अगला एक्ट है हमारा 1935 का एक्ट। इस दौरान और क्या हैपनिंग होगी, इस दौरान एक हैपनिंग और हो जाएगी कि पूना पैक्ट होगा। हिस्ट्री के अंदर देखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा जो हमने
लिया है, पार्ट लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ये हमारा पॉलिटी का हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग का, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हमारे हिस्टोरिकली कौन कौन से एक्ट थे जिनसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन लिए। तो इन सभी प्रोविजन से, सारे एक्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था और इसका मेजर पार्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज भी है, तो इसलिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों लेके आ रहे हैं ब्रिटिशर्स, बेवकूफ तो है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या प्रोविजन आएंगे, क्यों लेके आ रहे हैं ब्रिटिशर्स इतना ये रिफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है रिफॉर्म लाने का, इस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी जस्ट खत्म हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के अंदर वो ब्रिटिशर्स को ये लगने लग गया कि यदि आगे यदि कोई भी गांधी जी यदि कोई भी नया ऐसा एक स्ट्रगल लेके आ गए या फिर ऐसा कोई मूवमेंट लेके आ गए तो ब्रिटिशर्स की नींव हिल जाएगी, ब्रिटिशर्स को इंडिया का छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। और दूसरा, ब्रिटिशर्स को सेटबैक लग चुका था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ही, और सेकंड वर्ल्ड वॉर होने वाली है थोड़े 1939 तक आते आते, तो वो उसके लिए भी। तीसरा, 1932 के अंदर क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था इन्होंने दलित को, बैकवर्ड क्लासेस को, तो उसके अंतकांड भी एजिटेशन हुआ था महात्मा गांधी का। तो ये सारी चीजें प्लस जितनी भी लेफ्टिस्ट विचारधाराएं थी वो धीरे धीरे ग्रो हो रही थी कंट्री के अंदर, तो इन सब चीजों के कारण लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा टोकन के रूप में कुछ रिफॉर्म लेके आना था, तो इसलिए उन्होंने 1935 का रिफॉर्म लेके आएंगे। 1935 के रिफॉर्म के अंदर प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे इन इंडिया, लेंदी एंड डिटेल, सबसे लेंदी डॉक्यूमेंट है, सबसे डिटेल डॉक्यूमेंट है, और इसका मेजर पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो इसके अंदर मेजर प्रोविजंस क्या हैं, सबसे बड़ा मेजर प्रोविजन है ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे हम। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बोल रहा है कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। भाई किस चीज की फेडरेशन बनाओगे, कौन कौन होगा इस फेडरेशन के अंदर, क्या करेगी फेडरेशन। इन्होंने कहा ऑल इंडिया फेडरेशन से मतलब है एक ऐसी ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर सारे के सारे स्टेट्स होंगे, कमिश्नर स्टेट होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे, प्लस प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ये सारे के सारे एक जगह एक फेडरेशन बनाएंगे। तो इन्होंने कहा ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन कौन से एक्ट के अंदर आया था, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रोविजन आया था 1935 के एक्ट के अंदर। इसके अंदर क्या था, किस किस का इसके अंदर प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट होंगे, डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट। ठीक है, तो एक तो हो गया ये ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट लेके। दूसरा क्या, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इन्होंने 3 लिस्ट क्रिएट कर दी 1990, 1919 के अंदर 2 ही लिस्ट थी। अब 1935 के अंदर क्या रिफॉर्म लेके आए, इन्होंने कहा लिस्ट होंगी 3 लिस्ट होंगी 1935 के अंदर। 3 लिस्ट कौन सी होंगी, 3 लिस्ट कौन सी होंगी, 3 लिस्ट फेडरल लिस्ट फॉर द सेंटर, किसके लिए, प्रोविंशियल लिस्ट फॉर द स्टेट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द बोथ। क्या बोथ, रेजिड्यूरी पावर किसको दे दी, वर गिवन टू वायसरॉय। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 1919 के एक्ट के अंदर, 1919 के एक्ट के अंदर हम 2 लिस्ट लेके आए थे, एक सेंट्रल के लिए थी, एक स्टेट्स के लिए, सेंटर के लिए, प्रोविंसेस के लिए। तो इन्होंने कहा उसको और फर्दर रिफॉर्म करते हैं, हम 3 लिस्ट लेके आते हैं, सेंटर के लिए सब्जेक्ट्स के लिए अलग सेंट्रल लिस्ट, स्टेट्स के सब्जेक्ट के लिए स्टेट लिस्ट अलग से, और कॉन्करेंट लिस्ट जिनके अंदर दोनों मिलकर अपना लॉ बनाएंगे। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारे 3 लिस्ट हैं, वो सारी की सारी 1935 के एक्ट से लिए,
और रेसिडुअल पावर इसके अंदर किसको दे दी, वॉइसरॉय को। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं सारी रेसिडुअल पावर जो बच गई, जो कोई भी लिस्ट के अंदर नहीं है, वो किसको पावर मिली थी 1935 के अंदर, वॉइसरॉय को। और आज की डेट के अंदर ये सारी की सारी रेसिडुअल पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट किसके अंदर आया 1935 के अंदर, 2 लिस्ट का कॉन्सेप्ट किसके अंदर आया था 1919 के अंदर, ठीक है। और रेसिडुअल पावर किसको दे दी, वॉइसरॉय को। अगला पॉइंट क्या है, फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, और ये फेडरेशन कभी नहीं बन पाई क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी भी अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते थे। तीसरा पॉइंट क्या है, इट अबोलिश्ड द डायरार्की इन द प्रोविंसेस और इंट्रोड्यूस किसके अंदर गए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इन्होंने क्या कर दिया कि प्रोविंस के अंदर हम जो डायरार्की लेके आए थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, ये इन्होंने सब खत्म कर दिया और प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी। प्रोविंस अब फ्री हैं अपने लॉ बनाने के लिए, अपने बजट को के लिए, हर चीज के लिए प्रोविंस को अब इन्होंने क्या ऑटोनॉमी दे दी। तो जो ऑटोनॉमी देने की स्टार्टिंग हुई थी 1858 के अंदर, वो कंप्लीट ऑटोनॉमी स्टेट्स को कब मिली, प्रोविंसेस को कब मिली 1935 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्या, इट अबोलिश द डायरार्की तो इन्होंने अबोलिश कर दी प्रोविंस के अंदर एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन प्लेस। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर। प्रोविंस को ऑटोनोमस यूनिट बना दी अपने स्फीयर के अंदर। दे इंट्रोड्यूस द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इन्होंने स्टार्टिंग की कहां पे, स्टेट्स के अंदर। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर जो कि जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे वो लॉ बनाएंगे। क्या, लेजिस्लेचर हु आर अकाउंटेबल टू द पीपल, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे, वो लोग लॉ बनाएंगे। पहले क्या होता था, रिजर्व सब्जेक्ट होता था, लेजिस्लेचर से चुने हुए लोगों से कोई लेना देना नहीं था। अब ऐसा नहीं हो, ऑटोनॉमी दी जाएगी और रेस्पॉन्सिबल लोग ही लॉ बनाएंगे। जो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, सिटीजन्स के लिए, वोटर्स के लिए। हालांकि इस टाइम तक वोटिंग राइट बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही थे, कंप्लीट वोटिंग राइट सभी को नहीं मिले थे, ठीक है। एडवाइस द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब हर एक्ट जो बनेगा प्रोविंस के अंदर, हर एक्ट के लिए गवर्नर को जो एक्ट बनाना है उसके लिए मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, लेजिस्लेचर के अंदर। लेजिस्लेचर के अंदर जिसकी मेजोरिटी होगी उसका ही लॉ बनने वाला है। तो ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई स्टेट्स के अंदर, प्रोविंस के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर, 1935 के एक्ट के अंदर। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन, इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरार्की एट सेंटर। अब ये डायरार्की कहां से खत्म हुई, प्रोविंस से खत्म हुई, सेंटर के अंदर ले आए, लेकिन फेल हो जाएगी, काम नहीं। डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट बट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन। तो 1935 के एक्ट के अंदर क्या, डायरार्की स्टेट से खत्म हो गई, प्रोविंस से खत्म हो गई, प्रोविंस के अंदर ऑटोनॉमी आ गई और सेंटर के अंदर डायरार्की इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन ये चल नहीं पाई, डू नॉट कम इनटू ऑपरेशन, ठीक है। अब इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन द 6 स्टेट, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। पिछले 1919 के एक्ट के अंदर 1919 के सेम स्पॉट रिफॉर्म के अंदर क्या आया था, बाइकैमरलिज्म आया था सेंटर के अंदर। अब लेकिन इसके अंदर क्या है, बाइकैमरलिज्म कहां पे आ गया, स्टेट्स के अंदर। आज हम देखते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आज हमारे देखते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर आज भी बाइकैमरलिज्म है। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, वो स्टेट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और यूपी और बिहार। यूपी बिहार आजू बाजू के स्टेट हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश आजू बाजू के स्टेट हैं, और कर्नाटका और महाराष्ट्र ये 3 पेयर के ग्रुप हैं जिनके अंदर आज भी बाइकैमरलिज्म है। ये बाइकैमरलिज्म इन द स्टेट्स की स्टार्टिंग हुई थी यहां से, और आज हम देखते हैं इन 6 स्टेट के अंदर मिलती है आपको। तो ये बाइकैमरलिज्म इन स्टेट्स कहां पे है, कौन से एक्ट के अंदर आई, 1935 के एक्ट के अंदर। अगला प्रोविजन क्या है, अगला प्रोविजन वही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग बच गए थे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर के लिए और वर्कर के लिए। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर धर्म के लोगों का रिजर्वेशन पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, धर्म के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन।
कम्युनल रिप्रेजेंट प्लस सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब उसी धर्म के लोग ही वोट देंगे उस धर्म के प्रतिनिधि को चुनने के लिए, उसी रिलीजन के वोटर्स होंगे और उसी रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव हो, दूसरे लोग वोट नहीं करेंगे। तो ये किसको एक्सटेंड कर दिया इन्होंने? शेड्यूल कास्ट को, एससी को, वुमेन को और लेबर्स को और वर्कर को, सभी को इन्होंने धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल के तहत इन्होंने रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया। अगला क्या है? इट अबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट स्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अबोलिश क्या कर दिया इसने? काउंसिल ऑफ इंडिया को। इट अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 50। काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर जो काउंसिल बनी थी उसको इन्होंने अबोलिश कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया वाज प्रोवाइडेड बाय टीम ऑफ एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइजर दे दिए। अब हमने देखा था फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट। वोटिंग राइट पहले किसके बेसिस पे हुआ करते? प्रॉपर्टी के बेसिस पे, लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़ी प्रॉपर्टी है, टैक्स पे कर रहे हो, एजुकेटेड हो, उसी को वोटिंग राइट थे। तो इन्होंने कर दिया एक्सटेंडेड वोटिंग राइट अबाउट 10% लोगों को। 1935 तक आते आते हिंदुस्तान के 10% लोगों के पास वोटिंग राइट आ चुके थे, 90% लोगों को फिर भी वोटिंग के राइट्स नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 1935 के एक्ट के अंदर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 1935 के एक्ट के अंदर इन्होंने स्ट्रेस देने लगे इंस्टीट्यूशन को, संस्थानों को बनाने की कोशिश करी। सबसे पहले क्या इन्होंने प्रोविजन लेके आए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश करने का प्रोविजन 1935 के एक्ट के अंदर आया। आज हम पढ़ते भी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये वाला प्रोविजन 1935 के एक्ट से लिया गया है। अगला क्या है? इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आज के डेट में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तीनों के प्रोविजन है। ये तीनों प्रोविजन कौन से एक्ट से लिए? 1935 के एक्ट से। तो 1935 के एक्ट ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे, उसके बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज उसको यूपीएससी बोलते हैं, और जॉइंट पब्लिक सर्विस में 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए। तो ये वाला प्रोविजन 1935 के एक्ट के अंदर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविजन भी एक्ट के अंदर आ गया। ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट मतलब स्टेट्स का कोर्ट, सेटअप इन 1937। जैसे हम देखते हैं आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, फेडरल कोर्ट का प्रोविजन कौन से एक्ट के अंदर आया था? 1935 के एक्ट के अंदर। तो हमने इसको रिवाइज करते हैं 1935 के एक्ट को। 1935 का एक्ट हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले 1935 के एक्ट के अंदर क्या है? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसके अंदर प्रिंसली स्टेट भी होंगे और ब्रिटिश प्रोविंसेस भी होंगे। दूसरा इन्होंने क्या लिया? 3 लिस्ट बना दी, सेंट्रल की लिस्ट अलग, स्टेट्स की लिस्ट अलग और एक कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट लेके आए, फेडरल लिस्ट लेके आए, प्रोविंशियल लिस्ट लेके आए और कॉन्करेंट लिस्ट लेके आए। ठीक है। तीन लिस्ट लेके आए। ठीक है। और रेसिडुअल पावर किसको दे दी? वाइसराय को। डायरकी इन्होंने स्टेट्स के अंदर अबोलिश कर दी, कोई डबल रूल नहीं होगा। प्रोविंस के अंदर क्या इन्होंने कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी प्रोविंसेस को। तो प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी कौन से एक्ट के अंदर मिली? 1935 के अंदर। प्लस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, हर लॉ लेजिस्लेचर मिलकर बनाएंगे, जो लेजिस्लेचर हर लॉ के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल किसके लिए होगी? लेजिस्लेचर के लिए। अगला क्या? ठीक है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 1935 के एक्ट के अंदर। डायरकी किसके अंदर लेके आए? स्टेट्स से हटा के सेंटर के अंदर डायरकी लेके आए। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? बाइकैमरलिज्म लेके आए, 2 सदन सेंटर के अंदर, 2 सदन पहले से थे, अब स्टेट्स के अंदर ले आए। आज की डेट के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से 6 स्टेट है जहां पे बाइकैमरलिज्म है। मैंने आपको पेयर याद कराए, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार। ये 6 हैं स्टेट हैं, 2-2 के ग्रुप में आप याद कर सकते हैं आजू बाजू ज्योग्राफी के हिसाब से। अगला फीचर क्या है?
लेजिस्लेटिव काउंट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले किसको मिला हुआ था? सबसे पहले मुस्लिम को मिला था 1909 के एक्ट के अंदर। फिर बाद में इन्होंने किसको देना स्टार्ट कर दिया? यहाँ सिख को लेके आए, एंग्लो इंडियन को लेके। अब 1935 तक आते आते इन्होंने वुमेन को भी देना कर दिया, शेड्यूल कास्ट को देने लगे, वुमेन को और लेबर को और वर्कर्स को। फिर बाद में क्या लेके अबोलिश गौर काउंसिल ऑफ इंडिया, एक काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1858 के अंदर बनी थी उसको उन्होंने अबोलिश कर दिया। वोटिंग राइट किनको दे दिए? 10% लोगों को दे दिए। इंस्टीट्यूशन कौन कौन से बनेंगे? आरबीआई एक्ट लेके आएंगे, आरबीआई के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्लस और क्या लेके आएंगे इसके अंदर? एक फेडरल कोर्ट का प्रोविजन लेके आएंगे जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट है हमारा। तो हमने देख लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब इसके बाद में लास्ट जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 है, और कोई एक्ट नहीं है। हमने सभी एक्ट्स को कंप्लीट कर लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 के प्रोविजन मेजरली एक ही है। हम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या बोला? हम एक डोमिनियन ऑफ इंडिया बना रहे हैं, ये इसकी एक असेंबली होगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को हम एम्पावर करते हैं, वो अपने एरिया के लिए, जिस भी एरिया के अंदर है उसके लिए आप लॉ बना सकते हैं, और पुराने लॉ को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेजर प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के अंदर मेजर प्रोविजन क्या है कि हम एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना रहे हैं, और वो पुराने जितने भी एक्ट हैं उनको नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉमन थीम है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने डिक्लेरेशन दिया था, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी एंडेड हो जाएगा। पावर ट्रांसफर किसको होगी? पावर ट्रांसफर होगी इंडिया को, और डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दो पार्टीशन हो चुका है। ठीक है, इसने और क्या? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहला इसका प्रोविजन क्या है? ब्रिटिश रूल अब इंडिया में नहीं रहेगा, इंडिया के अंदर इंडियंस ही रूल करेंगे 1947 के एक्ट के अंदर। इसकी कॉमन थीम भी यही है। इंडिपेंडेंट इंडिया को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इंडिया का हुआ सोवरेन, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होगा इंडिया आपसे। अब इंडिया अपने खुद के डिसीजन खुद लेगा। ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडिया किया जाएगा, दो कंट्री बना रहे हैं हम, कौन कौन सी? पाकिस्तान और इंडिया, यही है। तीसरा प्रोविजन क्या है इसका? इट अबॉलिश ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। वाइसरॉय का ऑफिस, वाइसरॉय की अब जरूरत ही नहीं है, अब इंडियंस ही रूल करेंगे इंडिया के ऊपर, तो ब्रिटिश क्राउन की हमें जरूरत ही नहीं है, तो अबॉलिश कर दिया ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी, क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी? वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी, वो अपने आप में एक सॉवरेन बॉडी होगी, वो इंडियंस के लिए लॉ बनाएगी। यदि उसको पुराने लॉ कंटिन्यू करने हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, यदि उनको पुराने लॉ एकदम नल एंड वॉइड करने हैं तो नल एंड वॉइड करे। तो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन बॉडी बना दी। क्या? इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द टू डोमिनेंट, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, टू अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव। आप चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकते हो, आप आज से फ्री हो। ये इसकी मेन थीम है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है नहीं ऐसे। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द बोथ द डोमिनेंट टू लेजिस्लेट देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरी। दोनों लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इन्होंने पावर दे दी कि आप अपनी टेरिटरीज के लिए लॉ बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, आप फुल्ली एम्पावर्ड और सोवरेन हो। ठीक है। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को अबॉलिश करेंगे, क्यों? अब हमें जरूरत ही नहीं है, अब हम सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है, अब अपने लॉ खुद बनाएंगे। सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अब हो गया जीरो। ठीक है। इट लेव्स द ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट। अब इन्होंने क्या बोला? इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट है, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस करनी स्टार्ट की थी, अब वो भी सभी फ्री हैं, वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें, वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या फिर इंडिपेंडेंट हो। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट। इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स फ्री हैं, वो चाहें तो कोई भी डोमिनेंट इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपने फ्री भी बन सकते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। आगे क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 काम करेगा जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो जाए। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क। अब ब्रिटिश मोनार्क के पास कोई भी पावर नहीं है इंडिया के रिलेटेड।
ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, डिसकंटिन्यू अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ये वो। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, लॉर्ड माउंटबेटन बन गए हमारे, बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो अपने पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये था हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या क्या देखा, अब इसका कंप्लीट हम ओवरव्यू देखते हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा हिस्टोरिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से इवोल्यूशन के अंदर हमने देखा, रेगुलेटिंग एक्ट है। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, फिर उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन वहां पे रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। हमने डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन देखे। फिर बाद में क्राउन का रूल आएगा, क्राउन के रूल के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। जो डिसेंट्रलाइजेशन 1858 के अंदर शुरू होगा वो 1947 के एक्ट तक आते आते बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये हमारे चैप्टर की कोर थीम थी, इसके लिए हमने इसको लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 को हमको कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप घर में देखिए, सबसे पहले हार्ड कॉपी ले आइए आप लक्ष्मीकांत की, अपने जितने भी कीवर्ड हमने कवर किए उन सबको हाईलाइट कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम पे आपको रिवीजन में आसानी हो। प्लस इसके अंदर इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर कौन थे, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, कोई प्रीलिम्स हो, या फिर कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेवल पे कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभार कि इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से डिपार्टमेंट के हेड थे। तो ये वाले क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए टेबल दी हुई है, आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाएं। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, आप में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे, तब तक के लिए आपको गुड बाय। ओके, किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और लक्ष्मीकांत की बुक से हम रेफर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।